हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चन आंसर को डिटेल से देखेंगे कि इनके ये आंसर क्यों है। वो सब हम डिटेल से आज के वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में, इसमें एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक शिक्षक में क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हमें, धैर्य और दृढ़ता। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। चार है पढ़ाने की उत्सुकता। तो चार जो ये ऑप्शन दिए गए उनमें से देखनी है कि कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो आप एक शिक्षक में देखना चाहते हैं। तो क्या पहला ऑप्शन दिया है धैर्य और दृढ़ता, तो धैर्य तो होना चाहिए और दृढ़ता भी होना चाहिए। और कौन सी लेवल का टीचर है, वो प्राथमिक स्तर का, यानी जो प्राइमरी लेवल होता है, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल आना स्टार्ट करते हैं, तब एक टीचर में अगर धैर्य नहीं होगा और दृढ़ता नहीं होगी तो वो उन बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। छोटे बच्चे हैं, आएंगे, शैतानी करेंगे, गलतियां करेंगे, तो एक टीचर को धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये बच्चा कैसे क्या करना चाहता है। उसको उसी चीज में क्या वो खेल के माध्यम से सीखेगा, क्या वो डांट के, क्या वो आराम से बैठ के, किस प्रकार से उसको हम सिखा सकते हैं, इस बात का उसमें धैर्य होना चाहिए और उस चीज के लिए उसमें दृढ़ता भी होनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है एक टीचर में होनी चाहिए। और कौन से में, प्राथमिक स्तर के प्राइमरी लेवल के टीचर में ये जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। दूसरी क्या है, शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता। हाँ, ये भी होनी चाहिए, पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा सबसे महत्वपूर्ण है जो प्राइमरी लेवल का जो टीचर, उसमें धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए। उसको शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए, पर उससे पहले उसमें जो गुण है वो धैर्य और दृढ़ता का वो होना जरूरी है। उसके बिना शिक्षण पद्धतियां ठीक है, उसको अच्छी पता है कि किस शिक्षण विधि से बच्चों को शिक्षण करवाना है, पर अगर उसमें धैर्य नहीं है, वो चीज को नहीं संभाल पाएगा, तो शिक्षण पद्धतियां तो कोई काम नहीं आनी। पर इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होना चाहिए प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है, उसमें धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण है, ये विशेषता उसमें होनी चाहिए। बाकी ये उसमें शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान भी होना चाहिए, पढ़ाने के लिए उसकी रुचि भी होनी चाहिए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, उनको भविष्य के लिए तैयार करना है। भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, उसकी ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बतानी थी हमें इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका जो हमारा, वो राइट रहेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक शिक्षक है, लोकतांत्रिक स्वभाव, यानी वो बच्चों को ध्यान में रख के उन्हीं के, उनको जिस प्रकार से अच्छा लग रहा है वैसा ही करता है। कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम ग्रुप में बैठ के पढ़ेंगे, समूह में बैठ के पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ेंगे, तो वो उनको बोलते हैं ठीक है आप ग्रुप में पढ़ लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, अकेला पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप अकेले बैठ के पढ़ लीजिए। एक दूसरे समूह में रहेंगे, वो एक दूसरे से चर्चा करेंगे, कुछ अकेले शांत स्वभाव से पढ़ेंगे। एक अभिभावक देखता है कि कुछ बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा अकेला बैठा है, यानी क्लास में अव्यवस्था फैली हुई है, अभिभावक को ये बात पसंद नहीं आई, तो वो इस स्थिति में क्या करे, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें, ऑप्शन दिया गया है हमें, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे।
यानी अभिभावक को क्या करना चाहिए, प्रधानाचार्य से अनुरोध विनती करनी चाहिए कि उसके बच्चे का जो उस क्लास में जो बना रखे हैं कि ABC, उसका अनुभाग बदल दे। यानी जिस वो क्लास में, क्लास के जो हम जैसे बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट बना देते हैं, ये A है, ये B है, तो उनका बदल दीजिए, अनुभाग बदल दीजिए। दूसरा है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। चार है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमें उस स्थिति से निपटने के लिए क्या, कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। तो शिकायत करने से क्या होगा, प्रधानाचार्य हो सकता है उस शिक्षक को निकाल दे स्कूल से, तो इससे क्या होगा, कोई नया शिक्षक आएगा। अगर वो शिक्षक बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है, अच्छे से उनको पढ़ा रहा है, तो इससे बच्चों का ही नुकसान होगा। और उसका अभिभावक को क्या हुआ कि शिक्षक को शिकायत कर दी और शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया। तो नया टीचर आया, तो नया टीचर एकदम से बच्चों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा, हो सकता है वो टीचर बहुत पुराना हो, बच्चों को अच्छे से जानता हो, तो इससे तो बच्चों का ही नुकसान हुआ। तो ये वाला पॉइंट तो नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो अगर अभिभावक ऐसा करेगा कि उस स्कूल से अपने बच्चे को निकाल के किसी दूसरे स्कूल में डालेगा, इस बच्चे के लिए सब कुछ नया हो जाएगा, नया स्कूल होगा, नए टीचर होंगे, नए सहपाठी होंगे, तो बच्चा जल्दी से उस चीज में नहीं घुल मिल पाएगा, अच्छे से कैसे कर पाएगा, सब कुछ नया हो गया उसके लिए, तो ये भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सी और डी तो दोनों ही गलत हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमें उस स्कूल के अध्यापक पर, प्रधानाचार्य पर विश्वास है, तभी तो हम उस स्कूल में भेज रहे हैं अपने बच्चे को, उसका भविष्य अच्छा करने के लिए। तो क्या है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, उस पे दिखाना चाहिए कि हाँ, हमें आप पे विश्वास है, आप जो करेंगे हमारे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तभी तो वो टीचर समझेगा कि हाँ, अभिभावकों ने मेरे पे विश्वास करके अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, तभी तो वो टीचर अच्छे से कर पाएगा। और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर उस अभिभावक को लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले उसको शिक्षक से ही बात करनी चाहिए उस विषय के बारे में, तभी तो वो जान पाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, शिक्षक ने ऐसी जो अव्यवस्था फैलाई वो क्यों फैलाई क्लास में, अभिभावक को समझ में आएगा। तो हो सकता है उसकी जो पॉइंट था वो गलत साबित हो जाए। तो जो दूसरा ऑप्शन है 2 नंबर क्वेश्चन का, वो इसमें राइट होगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और सबसे पहले शिक्षक से ही उस विषय में बात करनी चाहिए, बाद में उसको डिसीजन लेना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो 2 नंबर पॉइंट राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले वह अवस्था, यानी अवस्था के बारे में पूछ लिया कि बच्चा, आपको पता है पहले शैशव अवस्था में आता है, ठीक है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है। तो उन्हीं अवस्थाओं के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, तार्किक रूप से जाने जो वस्तुएं सामने दिख रही है उनको देख के तर्क प्रस्तुत करता है, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, उन वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन कब प्रारंभ होता है वो हमें बताना है। ऐसे तार्किक चिंतन के बारे में सबसे पहले तो आपको पता नहीं ये अवस्थाएं किसने दी थी, इनसे रिलेटेड जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो इन तार्किक चिंतन से वस्तु के घटनाओं के वो सिद्धांत दिया था प्याजे ने, और उस सिद्धांत का क्या नाम था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत में प्याजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। पहली अवस्था थी 0 से 2 वर्ष की, जिसको क्या कहा था, संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें अवस्था जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग से सीखता है, उसका विकास जो होता है वो इंद्रियों से होता है। जैसे बच्चा चलना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे इंद्रियों का प्रयोग करके उसका विकास हो रहा है, इसीलिए इसको इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं।
और इस अवस्था के लास्ट तक बच्चे में जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण आता है वो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी उसके सामने से अगर हम पहले कोई वस्तु उठाते तो उसको लगता था वो चीज गायब होगी, पर धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि ये चीज गायब नहीं हुई है, मम्मी या पापा ने उसको कहीं छिपा लिया। तो वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था के लास्ट तक बच्चे में विकसित हो जाता है। भाषा का विकास हो जाता है, चलना यानी उसका शारीरिक विकास लगभग इस अवस्था में हो जाता है। फिर बच्चा पहुंचता है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। जो ये वाली जो अवस्था है इसकी जो आयु बताई है वो 2 से 7 वर्ष की बताई है प्याजे ने। इस अवस्था में बच्चों में कुछ अलग गुण विकसित होने लग जाए, यानी उसका जो विकास का है वो अलग करने लग जाए। क्या क्या विकास हो जाएगा? भाषा का विकास हो चुका था लगभग, जो नहीं हुआ वो हो जाएगा इस वाली अवस्था में। आत्म केंद्रिता यानी अपने बारे में ही सोचना प्रारंभ करेगा। केंद्रीकरण का गुण आ जाएगा, यानी उसको लगने लगेगा ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, वो वाला भाव आ जाए। एक जीववाद का सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण विकसित होगा, जो विशेषता आएगी इस अवस्था की, वो है जीववाद की। इससे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीववाद की जो गुण है वो बच्चे में कौन सी अवस्था में विकसित होता है, तो वो ये वाली अवस्था है, दूसरी नंबर की अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है इसमें विकसित होता है। जीववाद क्या होगा कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव सोचने लग जाता है। जैसे कोई लड़की खेल रही है, उसके पास गुड़िया है, तो गुड़िया को अपने साथ ही खिलाती है, सुलाती है, पिलाती है, और उसको एक मतलब सजीव वस्तु समझने लग जाती है। वो है जीववाद का गुण, वो इसी अवस्था में बच्चे में आता है। अपलटन का यानी वस्तु को अलट पलट नहीं सकता, सीधा तो क्या पता वो बता देगा, अगर वही चीज उससे घुमा के पूछ ली जाएगी तो वो नहीं बता पाएगा उस चीज को। साधारण मानसिक क्रियाएं करने लग जाता है इस वाली अवस्था में। फिर बच्चा पहुंचता है तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस जो अवस्था है इसकी जो आयु बताई है वो 7 से 11 वर्ष की बताई है प्याजे ने। इस वाली जो अवस्था है इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। वो ही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कब बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो ये अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 3 नंबर की अवस्था। इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देगा, वस्तु संरक्षण का गुण भी आ जाएगा, यानी उसको पता लगेगा कि ये चीज कम है, ये ज्यादा है। जो एरिया वगैरह है वो सभी इसमें वो निकालने लग जाएगा कि लेंथ से विड्थ से कैसे एरिया निकाला जाता है, कैसे वो सब इस अवस्था में बच्चा करने लग जाता है। कर्मबद्धता का गुण भी आ जाता है बच्चे में। पलटने का गुण भी इस वाली अवस्था में बच्चे में विकसित हो जाता है। दिशाओं का ज्ञान भी आ जाता है। तो 3 नंबर की अवस्था में ये सब गुण आ जाते हैं बच्चे में। फिर बच्चा पहुंचता है जो लास्ट स्टेज बताई है प्याजे ने विकास की, कौन सी? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो अवस्था बताई है 11 से वयस्क अवस्था तक बताई है, इसकी जो आयु बताई है प्याजन। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर यानी जो सामने दिख रहा है उसका तो चिंतन करे ही करेगा बच्चा, उससे रिलेटेड जो उसके सामने नहीं है अमूर्तता का चिंतन भी बच्चा इसमें करने लग जाता है। अब सारी चिंतन का विकास हो जाता है और निगनात्मक तर्क भी विकसित हो जाता है इस वाली अवस्था में। तो ये सब प्याजे ने अपने सिद्धांत में बताई, और सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो 3 नंबर की अवस्था आएगी, कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मन का मानचित्रण संबंधित है, यानी मन का मानचित्रण किससे संबंधित है वो हमें बताना है। मन हमारे जो हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मानचित्रण यानी अपने मन में, अपने जो दिमाग में है उसमें हमने क्या चित्रण किया वो हो गया मन का मानचित्रण। तो ये किससे संबंधित है? पहला है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है मन का चित्र बनाने से, तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, 4 है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो जो ये मन का मानचित्रण है ये किससे संबंधित होता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, जो काम उसको दिया है उसकी पहले वो एक योजना बनाएगा अपने मन में कि पहले मैं ये करूंगा,
फिर मैं ये करूंगा और फिर इसके बाद में ये करूंगा। यानी एक उसने चिंतन बना लिया, एक क्रिया कर ली अपने दिमाग में, एक उसका एक चित्रण कर लिया। तो किससे संबंधित हो गया ये जो मन का मानचित्रण है हमारा, किससे संबंधित हुआ? ये आएगा मन में जो उसने क्रिया की है, जो विचार लाए या उसका एक चित्र बना लिया कि पहले मैं इस समस्या के बारे में सोचूंगा कि ये समस्या आखिर है क्या, ये समस्या क्यों आई, फिर इसके कारण जानूंगा, फिर इस समस्या को हल करूंगा और लास्ट में नतीजे पे पहुंचूंगा। एक चित्रण बना लिया उसने। तो किससे? मन की क्रियाशीलता, यानी मन में उसने क्या क्रिया की, उस पे अनुसंधान से है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का। बाकी क्या है, साहसी कार्यों की क्रिया योजना, कोई साहसी कार्य नहीं कर रहा है बच्चा इसमें मन के मानचित्रण में, मन का चित्र भी नहीं बना रहा है वो जो प्रॉब्लम उसके सामने आई है, जो काम हमने उसको दिया है, उसको कैसे करेगा उसकी एक योजना तैयार कर रहा है। तो वो है मन का मानचित्रण। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, ठीक है, समझ बढ़ रही है पर चित्रण नहीं है, चित्रण आएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें क्या पूछा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का, यानी सीखने में जो समस्याएं आ रही है उनको कैसे बताया जाए, वो तरीका बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए उनमें सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन दिया है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। दूसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तीसरा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो पहला क्या है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगी और चमकदार, ठीक है, बच्चा उस चीज से आकर्षित होगा पर वो उसके लिए नुकसानदायक भी है कि वो बच्चा उस चीज की डिमांड भी कर सकता है, अपने पेरेंट्स से बोलेगा मुझे भी वो चीज चाहिए। तो ठीक है, ये इससे बच्चा आकर्षित होगा, उस चीज को जानने की कोशिश करेगा, पर ये बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है, तो दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से बच्चा, ठीक है, उस चीज को जान पाएगा, उस समस्या को समझ पाएगा, पर सबसे बेहतर नहीं है ये तरीका भी। दूसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो कहानी कथन से हम हर समस्या को संबोधित नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं आएगा। जो 4 नंबर का ऑप्शन है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चे को वो समस्या समाधान सिखाना चाह रहे हैं वो कितनी उनकी क्षमता है, किस प्रकार से वो कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उनको अगर उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, हम उचित टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, वो सबसे बेहतर तरीका होगा। हो सकता है प्राइमरी लेवल का बच्चा है, ठीक है, अगर हम उसको बोल देंगे कि आप ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाए तो वो नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको उसी के माध्यम खेल के, छोटा बच्चा खेलना ज्यादा पसंद करता है, खेल के माध्यम से अगर हम बोलेंगे कि आज आप घर पे जाना मम्मी पापा से ये पूछना, तो वो पहेलियों के माध्यम से, खेल के माध्यम में उस चीज को जान पाएगा और अपनी समस्या का समाधान निकाल पाएगा। यानी क्षमता के अकॉर्डिंग हम उसको काम देंगे तो वो उस चीज को अच्छे से कर पाएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, उनमें आपने देखना है कि जो क्रिएटिविटी को कौन पोषित कर रहा है, यानी कौन सा जो तरीका है वो हमें सृजनात्मकता को और ज्यादा बढ़ाने के अवसर दे रहा है, कौन सा तरीका वो हमें देखना है। पोषण मतलब क्या हो गया, उस चीज को हम बढ़ाने की कोशिश करें, उस पोषित कर रहे, बच्चे को हम पोषण देते हैं उसके विकास के लिए। उसी प्रकार सृजनता, जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है, उसके पोषण के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है वो हमें
बताना है। तो पहला दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए शिक्षार्थी को कोचिंग कराना। चार है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, यानी बच्चे को शिक्षा किस लिए दे रहे हैं कि वो अच्छे व्यवहारिक मूल्य सीख पाए। इससे तो सृजनात्मकता का कोई पोषण नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा क्या दिया, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए, तो इससे भी कोई सृजनात्मकता, ठीक है बच्चे को ज्ञानात्मक पहलू से अच्छे अंक आएंगे, वो ठीक है, अच्छा उसका ज्ञान हो जाएगा। पर अगर इन फ्यूचर उस वही चीज उसको अगर करनी पड़ गई तो वो नहीं कर पाएगा। सिर्फ अंकों के लिए हमने उसको पढ़ाया था, अच्छी कोचिंग दी थी, तो ये तरीका भी सही नहीं है। दूसरा क्या है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, यानी जब बच्चा आ रहा है स्कूल में आना ही स्टार्ट किया तभी से उसको बोल दिया कि आपको ये बनना है, इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। यानी जो लक्ष्य हमने उसको आते ही लक्ष्य दे दिया कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करो और उसके लिए कड़ी मेहनत करो, उसके अलावा और हमें उसके कुछ नहीं करना। तो इससे कोई सृजनात्मकता का पोषण नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा सिर्फ हमारा फर्स्ट नंबर कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, यानी हमें देखना होगा कि ये बच्चे में कौन सी प्रतिभा है। अगर है उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रतिभा, तो उसी के अवसर उसको अगर हम उपलब्ध कराएंगे तो उसके लिए सही होगा, वो प्रतिभा है वो बाहर निकल के आएगी और उसका विकास होगा, पोषण होगा। तो वही बात है, वही सृजनात्मकता, यानी कुछ अलग सोचना। जो सब बच्चे कर रहे हैं ठीक है, वो सब कर रहे हैं, उनसे जो अलग करेगा, अगर उसमें कोई प्रतिभा है तो वो कुछ अलग करेगा। अलग करेगा तो वही चीज हमें जाननी है। अलग कर रहा है बच्चा, तो उसी के हिसाब से उसी के लेवल से उसको अगर हम अवसर उपलब्ध कराएंगे तो वो बेहतर रहेगा उस बच्चे के लिए। तो ये सृजनात्मकता का पोषण है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसमें भी प्याजे के सिद्धांत से क्वेश्चन आ गया। जो पहला क्वेश्चन था कि इस अवस्था में बच्चा तार्किक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसमें मैंने सब बता दिया था कि प्याजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। अलग अलग अवस्था की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। तो इसमें हमसे पूछा है कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, यानी नीचे जो अवस्थाएं दी गई है उसमें बच्चा अमूर्त संकल्पना, तो अमूर्त श्रृंखला यानी जो वस्तु सामने नहीं है फिर भी बच्चा उसके बारे में सोच रहा है, तर्क कर रहा है, तो वो वाली जो गुण है वो बच्चे में आता है लास्ट स्टेज में। लास्ट स्टेज कौन सी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और कब आती है ये अवस्था, 11 वर्ष के बाद में। तो पहला ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से एवं इससे ऊपर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी सीखना बेहतर हो सकता है यदि, यानी जो 4 ऑप्शन दे गए इनमें से देखना है कि सीखना किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। 3 है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। 4 है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। हाँ, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। तो अधिक से अधिक अगर हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चा वो चीज को जान पाएगा, ठीक है, पर इससे सीखना तो कोई समृद्ध नहीं हुआ, इससे तो एक प्रकार से व्यय ही हुआ है। यानी जो हमें अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, तो एक प्रकार से ये व्यय है, तो ये तो समृद्ध नहीं बना रहा है सीखने को। दूसरा क्या है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे।
तो व्याख्यान से और स्पष्टीकरण से हम हर चीज को नहीं समझा सकते, सीखना समृद्ध नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा क्या है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी जो कक्षा में हम परीक्षा लेते हैं सप्ताह में 15 दिन में, उन पे विशेष ध्यान देकर बच्चे का तो सिर्फ ज्ञानात्मक पहलू इससे विकसित होगा, बाकी तो सीखना कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ देखिए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, यानी जो दुनिया में चल रहा है अगर उससे रिलेटेड बच्चा हर उस चीज को देख रहा है, जान रहा है, क्योंकि वो उसी दुनिया में रह रहा है, अगर उससे संबंधित हम उसके सामने एग्जाम्पल लाएंगे, उदाहरण लाएंगे, तो वो उस चीज को अच्छे से जान पाएगा और सीखने में अपनी रुचि भी दिखाएगा, क्योंकि वो हर दिन उस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। अगर उसी को हम अच्छे से समझाएंगे, उसी के उदाहरण लेकर बच्चे को चीज सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो बच्चा अच्छे से उस चीज को जान पाएगा, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया भी करेंगे, यानी वास्तविक दुनिया के जो उदाहरण हम बच्चे के सामने रखेंगे, तो वो एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे, एक दूसरे से अंतर्क्रिया भी करेंगे, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यानी शिक्षक को उस चीज में बच्चे की हेल्प करनी चाहिए उस चीज को जानने के लिए। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, यानी नीचे 4 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सी जो प्रक्रिया है, कौन सी जो कथन है वो सीखने की एक विशेषता नहीं है, वो हमें बताना है। पहला है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। हाँ, ये बात सही है, सीखना एक व्यापक क्या हो गया, यानी एक विस्तृत है, ये छोटे से क्षेत्र में नहीं कर सकते हम, सीखना किसी भी प्रकार का सीखना हो सकता है, हम घर में सीखते हैं, हम बाहर सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, हर प्रकार से सीखते हैं, और उसका क्षेत्र व्यापक है, सीमित नहीं है सीखना। तो ये बात तो सही, ये शिक्षण सीखने की विशेषता है। दूसरा क्या है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये बात भी सही है, यानी सीखने में कोई ना कोई हमारा लक्ष्य छिपा होता है, लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते हैं हम सीखने में, तो ये भी एक सीखने की विशेषता है हमारी। तीसरा क्या दिया हुआ है, अनअधिगम्य सीखने की प्रक्रिया, यानी हमसे जो गलतियां होती है, यानी कोई काम हम कर रहे हैं उसमें हमसे गलती हो गई, तो हमें पता चला कि हमने ऐसा किया तब हमसे ये गलती हुई, तो गलती भी एक सीखने का कारण हो कि हमने सीखा कि दोबारा वो गलती हमसे ना हो। तो अनधिगम्य सीखने का एक, यानी सीखने की प्रक्रिया एक विशेषता है, तो ये भी इसमें राइट हो जाएगा। 4 क्या दिया हुआ है, शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो ये वाली बात है, ये इसमें गलत है, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है। क्या सिर्फ जो हमारे स्कूल है, शैक्षिक स्थान है, स्कूल कॉलेज जो भी है, उन्हीं में सिर्फ हम सीखते हैं क्या, बाहर नहीं सीखते, हम घर पे भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, यानी सीखने का कोई स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, हमारे जो ज्ञानात्मक पहलू है वो शैक्षिक स्थान में हम सीखते हैं, ठीक है, उससे बाहर भी तो सीखते हैं, घर पे आते हैं वहां पे भी कुछ नया सीखते हैं, घर से बाहर जाते हैं वहां भी कुछ नया सीखते हैं, तो शैक्षिक स्थान ही एकमात्र ऐसा नहीं है कि जहां हम सीख रहे हैं, तो ये वाली बात इसमें गलत हो जाएगी, ये सीखने की एक विशेषता नहीं है। तो 9 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो 5वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ये 5वीं कक्षा का कोई दृष्टिबाधित, यानी जिसको आंख से दिखाई नहीं देता, वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हो गया, उसके बारे में हमें बताना है कि क्या सही रहेगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो विद्यार्थी है उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वे सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। 4 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें दिया है, विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके साथ अगर हम
कैसा व्यवहार करें वो उसके लिए सही होगा। क्या उसके माता-पिता और उसके जो मित्र हैं उनको जो दैनिक कार्य रहते हैं हमारे स्कूल आना-जाना, खाना-पीना जो भी दैनिक कार्य है, दिन का जो कार्य है, उसको करने में हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे ठीक है, उस बच्चे के लिए ठीक रहेगा, पर उस बच्चे को उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, वो खुद से उस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करेगा, तो ये उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो अगर उस विद्यार्थी के साथ हम कक्षा में विशेष व्यवहार करेंगे कि आओ आप यहाँ बैठो, आपके लिए ये सही रहेगा, आपको दिखाई नहीं देता। अगर हम उसके साथ विशेष व्यवहार करेंगे तब भी उस विद्यार्थी को बुरा लगेगा या उस बच्चे को लगेगा कि सब तो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो कुछ खास हूँ। तो ये भी अगर वो बच्चा इस चीज़ को गलत ले लेगा कि सब मुझे ऐसे बता ही रहे हैं, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग कर ही देंगे। तो ये वाली बात भी उसके लिए सही नहीं रहेगी। और उसको किसी प्रकार की अगर हम छूट देंगे कि आप इतना ही कर लो, सारा मत करो। अगर हम उसको कोई काम दे रहे हैं, उसको पूरा करने की अगर हम उसको हिम्मत नहीं देंगे, उसको सहयोग नहीं करेंगे, तो उस बच्चे को उस चीज़ की भी आदत पड़ जाएगी, वो भी उसके लिए सही नहीं रहेगा, उसका विकास उससे अवरुद्ध होगा। तो ये ऑप्शन भी इसमें गलत रहेगा। उसके साथ अगर हम सामान्य रूप से ही व्यवहार करें, जैसा आप बाकी बच्चों के साथ कर रहे हैं, बच्चा स्कूल आ रहा है, उसको कक्षा में बैठाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, जैसे बाकी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? वो बच्चा देख नहीं सकता, तो उसको सुनने की सर्व सीढ़ी अगर हम उपलब्ध करा दें, सुनकर वो बच्चा उस चीज़ को जान पाएगा, समझ पाएगा। तो ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा उस बच्चे के विकास के लिए। तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमसे उसमें हमें बताना है कि कौन सा जो आवश्यकता है वो बच्चे की सामाजिक, सोशल और मनोवैज्ञानिक उसकी आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था। दूसरा दिया शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तीसरा दिया हुआ है सानिध्य संगति की आवश्यकता। 4 दिया हुआ है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो जो पहला ऑप्शन दिया है कि संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था यानी उसकी भावना को उसके जो विचार है उसको अगर हम सुरक्षा उसके विचारों को मान्यता देंगे तो वो उसके सामाजिक मनोविज्ञान की एक आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके जो मनोवैज्ञानिक या सामाजिक जो विकास है वो अच्छा रहेगा। तो ये वाली तो उसकी आवश्यकता है, संबंधित है उस चीज से, सामाजिक मनोविज्ञान से। दूसरा क्या दिया हुआ शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तो ये उसकी कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, ये उसकी एक शारीरिक आवश्यकता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से। तीसरा क्या दिया है सानिध्य संगति की आवश्यकता। ये अगर बच्चे को जो संगति बोलते हैं कि जो ग्रुप जो सहपाठी जो मित्र उसको मिल रहे हैं अगर वो अच्छे होंगे तो उसके सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में सहायता करेंगी तो ये उसकी आवश्यकता से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता यानी सामाजिक अनुमोदन यानी अगर है अगर बच्चे ने कोई ऐसा काम किया है जो सामाजिक मनोविज्ञान से सही है तो उसकी उस चीज के लिए सराहना भी करनी चाहिए, वो भी उसके संवेगात्मक या सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता की एक जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा उस चीज को अच्छे से कर पाएगा और इन फ्यूचर भी उस चीज को और बेहतर तरीके से करेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना एक शारीरिक जरूरत है उस बच्चे की, न कि सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यानी उस स्थान के बारे में पूछा है, संज्ञानात्मक उसके ज्ञानात्मक पहलू शैक्षिक क्षेत्र को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, कितना उसका ज्ञानात्मक विकास है, उसको सबसे बेहतर हम कहाँ जान पाते हैं? विद्यालय में और कक्षा के प्रयाण में। यानी विद्यालय में बच्चा कैसा है, पढ़ने में बच्चा कैसा है, कक्षा में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है,
सिर्फ संज्ञानात्मक पहलू को पूछा गया है इसमें। तो कहाँ जान पाएंगे उस चीज को अच्छे से? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ब्लैंक को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यानी क्या एक अभिप्रेरित यानी प्रेरणा वाला शिक्षण है? कौन सा तरीका, कौन सा संकेत यह बात सिद्ध कर रहा है कि ये जो शिक्षण है वो अभिप्रेरित है, इससे बच्चे को कोई प्रेरणा मिल रही है इस शिक्षण के माध्यम से, वो बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, यानी बच्चे की कहाँ कमी थी, उस कमी को टीचर ने सुधार दिया, ये वाला तरीका। दूसरा है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी। 4 नंबर पे है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यानी बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा उपस्थित है, तो ये कोई अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है। ठीक है, बच्चा रेगुलर है क्लास में, अच्छी बात है, पर कोई अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है इसमें। दूसरा है कक्षा में एकदम खामोशी। खामोशी है तो बच्चा खामोश कब होता है? डर से या भय से, तो उस कक्षा में तो डर वाला माहौल है, तो ये भी कोई अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है। दूसरा क्या है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो ये वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा कि विद्यार्थी जितने ज्यादा प्रश्न पूछेगा, अब वो रुचि से है, उसमें जिज्ञासा है, अभिप्रेरित है वो बच्चा, वो किसके माध्यम से है? टीचर के शिक्षण से ही तो है। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि विद्यार्थी द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो क्या बताना है इसमें? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण, यानी किस बच्चे की बुद्धिमानी अधिक है उसका एक लक्षण बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तीसरा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। 4 है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं बताना है, यानी जो 4 हमें बच्चे की विशेषता दी गई है एक बुद्धिमान बच्चे की, तो उसमें से देखनी है कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। कौन से बच्चे की? बुद्धिमान बच्चे की। आपको पता है बुद्धि के अलग अलग स्तर बताए गए हैं। जो 90 से लेके 109 तक रहता है वो बुद्धि का औसत स्तर रहता है। लगभग बच्चे इसी स्तर में आते हैं, इससे नीचे रहते हैं वो पिछड़े बच्चों में आते हैं, और इससे ऊपर वाले प्रतिभाशाली अति श्रेष्ठ और हमारे जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं वो रहते हैं। एवरेज बच्चा कहाँ, जिसकी बुद्धि कितनी होती है 90 से लेके 109 तक जो बुद्धि लब्धि रहती है वो एवरेज बच्चे में आता है। तो इसमें हमें बताना है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं बताना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तो लक्षण नहीं बताना है, यानी नहीं वाली बात हमें इस बात में बतानी है। वह जो प्रभावपूर्ण है उचित तरीके से संप्रेषण करेगा, तो ये तो एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है कि जो बच्चा अच्छे से उस चीज को व्यक्त कर पाएगा, उचित तरीके से समझा पाएगा, संप्रेषित कर पाएगा, तो वो तो बुद्धिमान बच्चा है। दूसरा क्या है? अमूर्त रूप से सोचता है, यानी उस चीज से अलग भी सोच रहा है, जो सामने है उससे कुछ अलग भी सोच रहा है, तो वो भी एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। तीसरा क्या? वह जो नई परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, यानी अगर उसको उस जो जिस परिवेश में वो रह रहा है उससे अलग भी कर दिया जाए तो वहां भी वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो ये भी एक बुद्धिमान बच्चा है। तीसरा 4 नंबर पे क्या दिया? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो रटना कोई बुद्धिमानी नहीं है, रट तो कोई भी सकता है, वो एवरेज से कम वाला बच्चा भी रट सकता है। उसको बोल दें कि आपको ये चीज घर से तैयार करके लाने, उस चीज को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करेगा, बस रट के टीचर को बता देगा। तो रट तो कोई भी सकता है, तो ये एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो 14 का क्या आएगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ब्लैंक हो जाता है।
तो क्या पूछा है इसमें, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ, यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो परिवेश से, समाज से, स्कूल से जैसे जैसे संप्रेषण में आता जाएगा, जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा, अपनी समझ को विकसित करता जाएगा। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था प्याजे ने। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जा रही है वो कुछ नया अपने आप ही सीखता जा रहा है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी समझ का खुद ही विकास करते जा रहा है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था प्याजे ने। वो ही हमें बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा ये बात कही गई है कि बच्चा जो है दुनिया के संपर्क में आते ही अपनी समझ का सृजन करने लगता है। पेवलव ने भी सिद्धांत दिया था, पर पेवलव ने सिद्धांत दिया था कौन सा? हमारा क्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था कि जैसे एक घंटी बजती है कुत्ते के मुंह से लार आने लग जाती है। तो ये भी सिद्धांत दिया था पेवलव ने। स्किनर ने भी दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें उन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था? तीन अवस्थाओं के बारे में और उसके 6 स्तर बताए थे कि बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे होता है, वो सब कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में बताया था। पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सर्जन करते हैं वो किसने कहा था? तो वो कहा था प्याजे ने। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 16 नंबर। प्रीतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका नाम की कोई लड़की है, वो घर में चुपचाप रहती है, ज्यादा नहीं बोलती, पर जैसे ही वो विद्यालय पहुंचती है कक्षा में वो बोलना स्टार्ट करती है, अपनी बात व्यक्त करना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि घर में या तो उस बच्चे को माहौल नहीं पर मिल पा रहा है उस चीज का कि जो वो बच्चा कहना चाह रहा है वो नहीं व्यक्त कर पा रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन हो सकता है, या तो उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है घर पे, या उसकी बात को नहीं माना जा रहा है, या घर पे माहौल ही ऐसा है कि वो बच्चा अपनी भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर सकता। पर जैसे ही वो स्कूल जाता है, स्कूल जाके उसके जो विचार है टीचर को लगता है सही है, तो उस बात की अहमियत यानी उसको अवसर दिया जाता है अपनी भावना को, अपने विचारों को व्यक्त करने का। तभी वो बच्चा उस कक्षा में बोल पाएगा। अगर हम उसको बोलेंगे चुप बैठ जाओ, तो ऐसा तो वो बच्चा तो डर जाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। अगर कक्षा में माहौल ऐसा है कि हर बच्चे को अवसर दिया जा रहा है अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपनी जो सोच है उसको विकसित करने का, तभी तो वो बच्चा उस चीज को जान पाएगा, समझ पाएगा और अपनी भावना को व्यक्त कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो ही हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी घर पे उसके जो विचार है उनको अहमियत नहीं दी जा रही है, पर स्कूल में दी जा रही है। उसके जो विचार है उनको सही बताया जा रहा है कि हाँ ये सही है, इसको ऐसे ही करना चाहिए। तभी तो वो बच्चा उस चीज में जिज्ञासा लेगा, रुचि लेगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। वो ही हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ऐसी तो कोई मांग नहीं होती। दूसरा क्या, कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये वाली बात भी सही नहीं है। तीसरा क्या है, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि उसके जो विचार है उसको विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी उनको सही साबित किया जाता है कि हाँ ये सही है, आपने जो कहा वो सही है, तभी तो वो बच्चा बोल पाएगा। अगर उसको हम बोल देंगे, डांट के बैठा देंगे, तो दूसरे दिन तो नहीं बोलेगा। वो एक दिन तो क्या पता वो बोल दे, पर दूसरे दिन ही बोलने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। अगर उसको बोलेंगे कि हाँ आपने कहा जो ठीक है, तो दूसरे दिन भी वो कुछ नया करेगा, कुछ बोलेगा। तो ये बात इसमें राइट हो जाएगी। 16 का थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी क्या पूछा है इसमें कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को जो क्षमता है उस विद्यार्थी की, यानी जो कक्षा में अलग अलग प्रकार के अलग अलग बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात सही है, अगर उनकी क्षमताओं को वो जान पाएगा टीचर, तभी तो उन्हीं की क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनको जो काम वो सिखाना चाह रहा है, जो शिक्षण वो करवाना चाह रहा है, वो करवा पाएगा। तो कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है वो हमें
बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक दर्शन को व्यक्त करता है ये। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षा मनोविज्ञान को व्यक्त करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है मीडिया मनोविज्ञान को व्यक्त करता है। 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है? शिक्षा समाजशास्त्र को व्यक्त करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए? अगर एक शिक्षक उस विद्यार्थी की क्षमताओं को जान लेगा, उसके हिसाब से उसको शिक्षण करवाएगा, तो वो उसके विकास में ज्यादा योगदान दे पाएगा। क्या हुआ इससे? शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ। कौन से सिद्धांत से संबंधित हो गया? कौन सा उद्देश्य परिपूर्ण हो गया इससे? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का, कि सक्षम जो मनोविज्ञान है उस उद्देश्य की इससे पूर्ति हो रही है, अगर शिक्षक उस विद्यार्थी की क्षमताओं को जानना है, समझ रहा है तो क्या आ जाएगा? 17 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है वो हमें बतानी है, कि जो सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें जो अभिप्रेरणा है उसका क्या रोल है? अभिप्रेरणा क्या होगी? कि बच्चे की जानने की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, जो रुचि है, वो सीखने की प्रक्रिया में जितनी ज्यादा होगी, बच्चा उतना ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी उस चीज को सीख पाएगा। तो वो अब हमारी क्या है? अभिप्रेरणा है। यानी हमारी जिज्ञासा लगा लीजिए, रुचि लगा लीजिए, हम उस चीज को जितनी जल्दी उस चीज से जानने की कोशिश करेंगे, उससे अभिप्रेरित होंगे, वो चीज उतनी ही अच्छे से हमें समझ में आएगी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हो इसमें? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है जो अभिप्रेरणा है वो। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अभिप्रेरणा उस चीज को बढ़ाती है, सीखने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अभिप्रेरणा का। तो अलग तो नहीं करती, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा क्या? शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 4 है शिक्षार्थी की समझ शक्ति को कैना करती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा? ये रुचि को बढ़ा रही है, उस बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ा रही है, जो विप्रेरणा है। अगर बच्चा विप्रेरित है तो उस चीज को अच्छे से, जल्दी से उस चीज को सीख पाएगा। तो रुचि को बढ़ा रही है, उस बच्चे की उस सीखने के प्रति रुचि का विकास कर रही है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। 18 नंबर का 3rd नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 19 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ब्लैंक की ओर संकेत करती है। यानी जो शिक्षा का क्षेत्र है हमारा, उसमें जो पाठ्यचर्या जो हम बना रहे हैं, जैसे कि कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए हमारे, इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए हमें किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री हमें इस चीज में लगेगी, कैसे हमें शिक्षण करवाना है, जो एक शब्दावली हमने तैयार कर ली है, वो क्या, किस चीज की ओर संकेत कर रही है, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया है। नहीं, पाठ्यचर्या कोई मूल्यांकन प्रक्रिया तो नहीं है। तो ये मूल्यांकन क्या होगा? जो बच्चे ने सीख लिया, उस चीज को हम जान रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, वो है मूल्यांकन प्रक्रिया। तो वो तो नहीं है, और लास्ट में उसको ग्रेड देना, वो मूल्यांकन है। तो ये तो पाठ्यचर्या शब्दावली तो इस बात की संकेत नहीं कर रही है। तीसरा क्या है? कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, यानी जो सामग्री हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो पाठ्यचर्या शब्दावली है। तो ये भी नहीं। 4 क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु तो पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्यचर्या शब्दावली तो नहीं है। इसमें आएगा जो हमारा 1st नंबर ऑप्शन क्या दिया, देखिए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। यानी विद्यालय में क्या करना है, जब बच्चा स्कूल आता है तब हम उसको प्रेयर कराते हैं, फिर उस क्लास में भेजते हैं, कभी उसका गेम पीरियड होता है, कभी हम नए नए और कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, मेला लगवाया जाता है, प्रदर्शनी लगवाई जाती है। ठीक है, जो अलग अलग हम कार्यक्रम, वो संपूर्ण कार्यक्रम शामिल है उसमें। और विद्यालय में बच्चा प्रतिदिन क्या अनुभव प्राप्त किया, कि सुबह जब बच्चा आया था तब कैसा था, और शाम को जब वो वापस जा रहा है तब अपने साथ क्या लेके जा रहा है, जो अनुभव उसने सीखा है वो सब पाठ्यचर्या शब्दावली में शामिल है।
तो 19 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 20 नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाएं किससे संबंधित है? यानी जो हमारी प्राइमरी, जब बच्चा स्कूल आना शुरू करता है वो है हमारी निचली, यानी जब बच्चा एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास में रहता है, उसमें जो खेल पद्धति यानी खेल के माध्यम से बच्चे को जो हम शिक्षण करवा रहे हैं वो किस पे आधारित है, उससे क्या होता है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो जब बच्चा स्कूल आता है तो पढ़ने में उसकी किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि बच्चा घर पे खेलते खेलते ही स्कूल आना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर हम उसके रूटीन को चेंज कर देंगे कि एक साथ ही उसको इतना बोझ लाद देंगे कि अब आओ आप क्लास में बैठो, फिर होम क्लास का वर्क करो, फिर जाके होम वर्क करो और साथ में उसको ये बोल दो कि ये भी करके लाना वो भी करके लाना, तो बच्चा दूसरे दिन स्कूल आएगा ही नहीं। अगर हम जैसे बच्चा घर पे खेलता है बाहर खेलता है, अगर उसी के माध्यम से जब बच्चा ने स्कूल आना शुरू किया, तो खेल खेल में ही हमने उसको सिखाने की कोशिश की। जब बच्चा आया तो खेल खेल में उसको, जैसे छोटे छोटे बच्चों को एक साथ बढ़ा के हम खड़े करके बुलाते हैं कि आओ अब हम ये सीखेंगे, कुछ ब्लॉक वगैरह आजकल चले हुए हैं, जो खिलौने वगैरह टॉयज वगैरह जिनका प्रयोग करके कि बच्चों को खेलने के दिया जाता है और उन्हीं के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, उनका विकास किया जाता है। तो वो जो पद्धति है वो उसके उनके किस प्रकार के विकास पर का बढ़ावा देगी, किस पर आधारित है, जो खेल पद्धति है वो। तो वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। पहला क्या दिया है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर है, यानी ऐसी ही शिक्षण पद्धति है प्राइमरी लेवल पर, इसके अलावा इसमें और कुछ शामिल नहीं है। दूसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है। तीसरा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। चार है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर है। तो सिर्फ इससे क्या जो शारीरिक क्रिया ही है वही हो रही है, कोई मानसिक या कोई और सोशल कोई क्रिया नहीं हो रही, तो ये वाला जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो तो गलत हो गया कि सिर्फ इससे शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी विकास होता है बच्चे का, सोशल एक दूसरे से बात करना भी जानता है, सोशल विकास भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत। 3 का शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर है, तो ये भी नहीं। जो 2 नंबर का ऑप्शन क्या दिया कि विकास, इससे बच्चे का हर प्रकार का विकास हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है, यानी उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, इससे मानसिक भी हो रहा है और सोशल भी हो रहा है, यानी हर प्रकार का विकास हो गया। तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जो खेल पद्धति है हमारी। तभी हम खेल खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं, कब? प्राइमरी लेवल पर। तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 21 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, वो हमें बताना है। यानी एक बच्चा है, उसने पहले अतीत में यानी पुराने अपने जो चला गया टाइम, उसमें कोई परिस्थिति आई थी, उस पे जो अनुक्रिया की थी, वही अनुक्रिया अपने वर्तमान में अपने प्रेजेंट में दोहराता है। तो ये किससे संबंधित है वो हमें बताना है, यानी ये कौन सा नियम है किसका? विकास का, वो हमें बताना है। पहला है सीखने का प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव का नियम तो कौन सा हो गया कि बच्चा जिस काम को करेगा वो ही चीज प्रभावी रहेगी, नहीं करेगा तो उस चीज को भूल जाएगा, तो ये वाला वो तो नियम नहीं है। दूसरा क्या है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, यानी बार बार उस चीज को दोहरा रहा है, तो ये भी नहीं। तीसरा क्या दिया? सीखने का तत्परता नियम, तत्परता यानी उस चीज में बच्चे की रुचि है तभी वो बच्चा उस काम को कर रहा है, तो ये नियम भी इससे साबित नहीं हो रहा कि बच्चा जो अतीत में की थी जो अनुक्रिया वो ही अपने प्रेजेंट में कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सीखने का सादृश्यता, यानी जो पहले की थी उसी के समान उसने अनुक्रिया अभी कर दी, यानी समान ही की, जो पहले की थी उसी के समान अब कर दी, यानी सदृश समान। सदृशता क्या होगी? जो समान दिखने वाला होता है, यानी जो पहले की थी वही अब करती। तो कौन सा नियम साबित? सिद्ध हुआ इससे सीखने का सादृश्यता का नियम सही हुआ है इस बात से। तो क्या आ जाएगा? 21 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रतिभाशाली होने का संकेत
नहीं है। यानी जो नीचे चार हमें विशेषता दी गई है, उनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली होने के नहीं है? पहला है दूसरों के साथ झगड़ा करना, दूसरी है अभिव्यक्ति में नवीनता, तीसरा है जिज्ञासा, चार है सृजनात्मक विचार। तो चार क्या है? सृजनात्मक विचार। तो ये तो एक प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण है, यानी कुछ अलग करना, कुछ क्रिएटिव करना। तो ये तो एक प्रतिभाशाली बच्चा है, तभी वो कुछ अलग कर पाएगा। जिज्ञासा भी है, उस चीज को जानने की इच्छा भी है उस बच्चे की, वो भी प्रतिभाशाली बच्चा है। दो क्या है? अभिव्यक्ति में नवीनता, यानी कुछ नया करना चाह रहा है वो बच्चा, सब बच्चों से कुछ अलग सोच रहा है, कुछ नवीन सोच रहा है, तो ये भी एक प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत है। पर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरों के साथ झगड़ा करना, तो झगड़ा करना कोई प्रतिभाशाली बच्चे का गुण या विशेषता नहीं है। ये तो उन बच्चों का मतलब गुण या विशेषता या अवगुण लगा लीजिए, जिनमें किसी प्रकार की कमी है, यानी जिनका जो अधिगम है किसी प्रकार से रुक गया है, यानी कोई दिक्कत है उनको, कोई समस्या है, तो ये उन बच्चों का गुणन है कि एक प्रतिभाशाली बच्चे का। तो 22 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 23 क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी जो विशेष आवश्यकता, यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, उनको शिक्षा किस प्रकार उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, यानी जो उन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय बनाए गए हैं, उनको विशेष शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, चाइल्ड विद स्पेशल नीड को। दूसरा है विशेष विद्यालयों में, तीसरा है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, चार है अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इस क्वेश्चन में सही रहना चाहिए? जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है? जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो ये कहती है कि हर प्रकार के बच्चे को हमें एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, यानी इससे बच्चे में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आएगी कि ये बच्चा तो विशेष है, मुझ में किसी प्रकार की कमी है, क्या ये बच्चा मुझसे इंटेलिजेंट है, मैं कमजोर हूँ, ऐसी भावना न आए बच्चे में। इसलिए सब बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो बच्चा विशेष हो, प्रतिभाशाली हो, एवरेज हो या एवरेज से कम हो, कोई भी प्रकार का बच्चा हो। अगर हम विशेष क्लास भी लगा रहे हैं तो वो सब बच्चों की लगानी चाहिए हमें, यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही अगर हम उस विशेष बच्चे को भी शिक्षा देंगे तो वो उसके विकास में योगदान देगा, न कि उसके विकास को अवरुद्ध करेगा। तो 23 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 24 नंबर क्वेश्चन है, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ब्लैंक के प्रति सचेत होना चाहिए, यानी असेसमेंट जो हम वीक में 15 डेज में, यानी जो बच्चे को पढ़ा दिया हमने, फिर उसका हम आंकलन करना चाह रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा जो मैंने उसको पढ़ाया। अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, क्या उसमें कमी रह गई, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका गलत था, या बच्चा उस चीज को नहीं जान पा रहा, नहीं समझ पा रहा, जो हम उसका आकलन कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा बच्चा, उस प्रक्रिया को कैसे उपयोगी और रोचक बनाया जाता है, और किस कौन सा जो नीचे चार ऑप्शन दिया उनमें उस बात को संकेत दे रहा है वो चीज। तो पहला ऑप्शन क्या दिया इसमें, विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, इसके लिए हम आकलन कर रहे हैं, उसको रोचक और उपयोगी बना रहे हैं। दूसरा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चार है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इस क्वेश्चन में सही रहना चाहिए? तो इसमें विद्यार्थी के बुद्धिमान, यानी हमें सिर्फ इसलिए हम आकलन कर रहे हैं कि बच्चे को कि बोल देंगे कि ये बच्चा बुद्धिमान है, ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा गॉड गिफ्टेड बच्चा है, सिर्फ उनको ग्रेड देने के लिए आकलन करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। इससे बच्चों में हीन भावना आ जाएगी, वो एक दूसरे के साथ जो सहयोग जो पहले करते थे वो नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा।
दूसरा क्या है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, ये सही है कि बच्चे का शैक्षिक यानी उसके ज्ञानात्मक पहलू का, और उसके साथ साथ वो जो और एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, उसका जो अंकन हम कर रहे हैं कि बच्चा कैसी उसकी प्रोग्रेस चल रही है, कैसा वो सीख रहा है, कितना वो सीख रहा है, उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाना, वो हमारा क्या है, आकलन को रोचक और उपयोगी बनाएगा। तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, बाकी भी देख लेते हैं। प्रतिपुष्टि देने के लिए यानी उसके पेरेंट्स को लगा लीजिए या उसको लगा लीजिए कि आप ऐसे बच्चे हो, कि आपका बच्चा श्रेष्ठ है या नहीं है, सिर्फ इसलिए हम उसका आकलन करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। चार क्या है, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने की यानी बच्चों की तुलना करने के लिए आकलन उपयोगी है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं। सिर्फ 2 नंबर ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जो आकलन को रोचक भी बना रहा है और उपयोगी बना रहा है, यानी उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर है। उपयोगी हो गया, रोचक बना, इससे हमें पता चला कि ये बच्चा देखो कितना पहले से कितना आगे बढ़ पाया है, अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए हम कुछ अलग करेंगे, तो यही तरीका सबसे सही है। तो 24 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 25 क्या दिया हुआ है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया क्या है, एक अधिगम विकार है हमारा, यानी सीखने में किसी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत है, उसको अधिगम विकार कहते हैं। तो डिसलेक्सिया भी उसी में से एक है। जैसे डिसलेक्सिया हो गया हमारे पढ़ने से संबंधित विकार है हमारा, डिसग्राफिया हो गया लिखने से संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया गणना करने से संबंधित किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो उसको हम बोलते हैं ये बच्चे में डिसकैलकुलिया का विकार है। तो इसमें पूछा है डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया क्या हो गया, एक पठन विकार हो गया हमारा। अगर गणितीय विकास नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, ये अधिगम विकार है, यानी बच्चे को उस चीज में दिक्कत है, यानी ये जो डिसलेक्सिया इसमें पढ़ने में दिक्कत है, बच्चा बी को डी पढ़ लेता है, डी को बी पढ़ लेता है, यानी वो जो लिख रहा है उसको वो नहीं पढ़ पा रहा है, पढ़ने में दिक्कत है उस बच्चे को, उसको ही डिसलेक्सिया बोलते हैं। तीसरा क्या है, व्यवहार संबंधी विकास है, विकास तो है ही नहीं, ये एक विकार है, मानसिक विकास है, तो सिर्फ 2 नंबर ही ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है पठन विकार, तो 2 नंबर ऑप्शन ही 25 का राइट रहेगा। 26 क्या दिया हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, यानी बच्चा जो सीख रहा है, जो उसकी प्रक्रिया चल रही है सीखने की, उसके विकास की, उसमें जो उसके पेरेंट्स है उसको क्या भूमिका निभानी चाहिए, वो हमसे पूछा है इसमें। अग्रोन्मुखी, तटस्थ, दूसरी तीसरी है सहानुभूतिपूर्ण, 4 है नकारात्मक, यानी उसको डांटना चाहिए कि नहीं तूने ये सही नहीं किया, तू ऐसा मत कर, तो नकारात्मक भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, अगर हम ज्यादा उसके प्रति सहानुभूति दिखा देंगे, कोई बात नहीं कल कर लेना, तो भी उसके लिए सही नहीं रहेगी वो। तटस्थ, जैसे थे वैसे ही रहना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं। अग्रोन्मुखी यानी बढ़ते रहना, उस चीज को आगे से आगे बढ़ाते रहना, उसके विकास को उसके साथ चलते रहना, जैसा बच्चा बढ़ रहा है उसके साथ उसके माता पिता को उससे एक्स्ट्रा उसके साथ सहयोग करते रहना चाहिए, जब उसको जरूरत है तब अपना सहयोग उसको देनी चाहिए, अपनी मदद करनी चाहिए, तो ये जो है वो अब उसके माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, कौन सी, अग्रोन्मुखी, उससे आगे चलने की भूमिका, उससे आगे बढ़ने की, उसको उत्साहित करने की भूमिका। 26 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 27 क्या दिया हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो क्या दिया हुआ है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास हमारा रुकता नहीं है, चलता रहता है, जब से हम जन्म लेते हैं और तब तक जब तक हम अपने मृत्यु हो जाती है तब तक हमारा विकास चलता रहता है, यानी हम कुछ ना कुछ हमारा विकास होता ही रहता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो ये किससे संबंधित है वो ये हमें बताना है। तो पहला नियम दिया है, इससे ये किससे संबंधित होगी, ये विकास के नियमों से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। तो पहला दिया है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा दिया हुआ है एकीकरण का सिद्धांत,
तीसरा दिया हुआ है अंत्यक्रिया का सिद्धांत, 4 है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो जो 4 नंबर दिया हुआ है अंतः संबंध का सिद्धांत यानी विकास है उसका जो हर पहलू है वो एक दूसरे से संबंधित है, चाहे उसका शारीरिक पहलू है, अगर शारीरिक विकास अच्छा रहा है तो उसका मानसिक सामाजिक वो विकास भी अच्छा है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। जो विकास के जो लेवल है वो जैसे सामाजिक सांस्कृतिक एक दूसरे से संबंधित है, यानी अंतर संबंधित है उनका विकास। अंतः क्रिया का भी नियम है, ठीक है, यानी अगर बच्चा क्रिया कर रहा है, अंतःक्रिया हो रही है, तो उसका हर प्रकार का विकास हो रहा है, तो अंतःक्रिया का भी सिद्धांत हो गया। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि बच्चे के हर पहलू एक दूसरे से संबंधित है, उनको एक साथ लेकर चलता है, तो ये भी विकास का एक नियम है। पर इसमें हमसे क्या पूछा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कभी समाप्त नहीं हो रही, वो निरंतर चल रही है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा कि निरंतर है वो चीज, निरंतर है तभी तो वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो ये निरंतरता का नियम है हमारा कि विकास कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर रहता है, तो निरंतरता का नियम इससे सिद्ध हो रहा है। 27 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है, 28 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है यानी अधिगम का लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि किसने दिया था। तो किसने दिया था ये सिद्धांत, हमारा गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। किसने दिया था, गेस्टाल्ट वादियों ने दिया। इसमें सूझ विकसित होती है कि बच्चा जिस स्थिति में आ रहा है उसी स्थिति के हिसाब से अपनी समझ का विकास करता है। और इसमें जो प्रयोग किया गया था वो किस पे किया गया था, चिंपैंजी पर किया गया था। उसके सामने दो स्थितियां रखी थी, एक बार उसको पिंजरे में बंद किया था और उसके अंदर जो केले थे वो छत पर टांग दिए थे और साथ में क्या रख दिए थे, पास में उसके दो चार बॉक्स रख दिए थे। तो चिंपैंजी क्या करता है, अपनी समझ से उन बॉक्स को रखता है, उसके ऊपर चढ़कर उन केलों को या बनाना को प्राप्त करने की कोशिश करता है, नहीं पहुंच पाता, फिर बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है, फिर उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके वो लास्ट में उस केलों को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। तो ये उसने उसी स्थिति को देखकर अपनी सूझ का विकास कर लिया। दूसरा क्या है, इसमें दूसरी स्थिति आई थी जब चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके साथ में कुछ स्टिक रख दी गई थी और जो केले थे वो बाहर रख दिए गए थे। तब चिंपैंजी क्या करते हैं, उन स्टिक से उन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उस स्थिति को जानकर उसने अपनी सूझ का समझ का विकास किया। इसे ही क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। और किसने दिया था, गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है ये। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। और वायगोस्की ने कौन सा दिया सिद्धांत दिया था, वायगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, कि बच्चा जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है उसका विकास होता रहता है। पेवलेव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया अनुक्रिया का, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया था जिसपे उन्हें कुत्ते पे प्रयोग किया था। इसमें आएगा 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 28 का। 29 क्या दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी इस अवस्था में, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन सी अवस्था, यानी जो 0 से 2 शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था में आता है बच्चा, फिर किशोर अवस्था में आता है। तो इस इन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में समवयस्क यानी अपने ही उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ एक समूह बना लेता है और उस समूह में सक्रिय सदस्य बन जाता है, अपना रोल उस समूह में निभाता रहता है। तो वो कौन सी अवस्था में आता है, क्या प्रौढ़ अवस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था में, 4 है किशोर अवस्था में। तो प्रौढ़ अवस्था तो आपको पता है बुढ़ापे वाली आ गई, तो इसमें तो कोई सक्रिय सदस्य नहीं रहता बच्चा। बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था क्या होगी हमारी, जो 2 से 6 वर्ष तक ही है, बाल्यावस्था में आती है, वैसे तो आती है, क्या आ जाएगी हमारी 6 से 12 वाली आ जाएगी, यानी उत्तर बाल्यावस्था।
फिर आता है बच्चा किशोर अवस्था, यानी 12 से या 11 से अधिक वाली जो अवस्था होती है वो होती है हमारी किशोर अवस्था। तो इसी अवस्था में बच्चा क्या होता है, ग्रुप में रहना शुरू कर देता है। जो बोलते हैं ना संगति का असर हो रहा है, यानी जैसे ही उसको ग्रुप मिलेगा, जैसे ही उसको संगति मिलेगी, जैसे उसको जो सहपाठी हैं, जो मित्र हैं वो मिलेंगे, वैसा ही उसका विकास होगा। तो जो इस समवयस्क समूह का सदस्य कब बनेगा, किशोर अवस्था में। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई। किसने की थी 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरिक्सन ने, दूसरा दिया है पियाजे द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा, और 4 नंबर पे है कोलबर्ग द्वारा। यानी 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले तो आपको ये बताना किसने बताया, पियाजे ने कहा। और कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो मैं आपको डिटेल से पहले बता चुकी हूँ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, जो हमारा 2 नंबर है, पियाजे द्वारा दिया गया है कि 4 विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। तो पियाजे द्वारा दी गई है 4 विशिष्ट आवश्यकताएं। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें उसने 3 अवस्थाएं और उसके 6 स्तर बताए अपने सिद्धांत में। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था। ठीक है, जो इरिक्सन है उन द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है। तो इस ऑप्शन जो क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, इसमें पियाजे द्वारा यानी 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।